और अगला सवाल हमारे पास है एंजल वन के बारे में। सिमर सिद्धू कह रहे हैं कि 3-4 साल के लिए कैसा नजरिया है इस पर? देखिए, इसमें ना कोई लेवल्स बात करने की जरूरत नहीं है। हम ब्रोकिंग एज ए इंडस्ट्री समझ लें तो काम हो जाएगा। सिक्लिकल इंडस्ट्री का एक टाइम आता है और उस टाइम में इसका एक तो प्राइस तो बढ़ता ही है टू कैच अप विद वैल्यूएशन। उसके ऊपर वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है बिकॉज अर्निंग्स आ जाता है। आपने एंजल का भी नंबर देखा होगा, आईसीसी सिक्योरिटीज का भी नंबर देखा होगा, आपको बता रहे हैं कि अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कितने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, नंबर्स और साइकिल दोनों को साथ में रख के काम करना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एंजल का शेयर 1,000 रुपए से 4,000 की तरफ बढ़ा है, ना कि 3,000 से 4,000 की तरफ। तो क्या इसमें दम है? देखिए, ब्रोकिंग क्या है, जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का पार्ट है, ये इकोनॉमी लिंक्ड होता है। तो आपका 10 साल का व्यू है तो एंजल क्यों नहीं अच्छा चलना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंट्रोल में रखते हैं। कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा डर लगता है। इसलिए जो प्लेयर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संभाल लेते हैं वो लंबा चल पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड 100%, सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड 100%, लेकिन सिक्लिकल है तो इस वैल्यूएशन पे जाना है कि नहीं 3-4 साल के लिए, वो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर इसको दूसरे प्ले से देखा जाए कि 10-10% का वर्किंग कंपनीज में अगर 10-10% के फॉल पे एसआईपी किया जाए और 5 साल का व्यू लिया जाए, तब आप हमारा एवरेज प्राइस ही इतना नीचे हो जाएगा कि रिस्क कंटेन हो जाएगा और वो सिक्लिकलिटी रिस्क को भी बेक इन करके रखे। लेकिन इसमें जब भी लें, ये साइकिल निकल चुका है, बहुत ज़्यादा साइकिल में आगे बढ़ चुका है स्टॉक। बाकी साइकिल प्ले करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से रिस्की हो सकता है, इसलिए स्टैगर्ड ज़्यादा सेफ रहेगा और आरओआई को ऑप्टिमाइज भी करेगा। जी, सुमेश, ये बात तो ठीक है कि इसका जो भाव है 1000 का 4000 हो गया, लेकिन कंपनी की जो बिक्री है वो भी पिछले 4 साल में 750 से 4,500 पे पहुंच गई ना। यही चीज़ मैंने अभी सिक्लिकल बोल के समझाया राजीव जी की। जब साइकिल आता है ना, साइकिल क्यों आता है? क्योंकि अर्निंग्स का साइकिल आता है और किसी चीज़ का साइकिल नहीं। तो वो साइकिल के अर्निंग्स पीक भी होते हैं एक समय जाके। तो जो चीज़ आपको बढ़ती हुई दिख रही है वो फ्लैटी होके फिर गिरती हुई दिखना शुरू होगी, और यही पी जो आपको अभी कंफर्टेबल लग रहा है, यही आपको अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। एंड देयरफॉर सिक्लिकल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको साइकिल का बॉटम पे इन्वेस्ट करना चाहिए व्हेन एवरीवन इज पेसिमिस्टिक। जब सिक्लिकल में इन्वेस्ट करने का बेस्ट बेस्ट तरीका होता है कि सब सब वो हो चुके हों, आप साइकिल के बॉटम पे इन्वेस्ट करें और 5 साल दें, बिकॉज 4-5 साल में नॉर्मली नया साइकिल शुरू हुई है। 2 से 4 साल में नया साइकिल शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्टर है, कैसा बिहेवियर। तो अब यहाँ पे लगेगा कि इतने अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं, सब कुछ हुआ है, तो फिर किस चीज़ का डर है? यही डरने का समय है, बिकॉज अगर अर्निंग्स पीक हो गए और अगले साल सही में इंटरेस्ट रेट हाई जो हो चुका है उसने कमाल कर दिया कहीं, तो इनका फिर वैल्यूएशन इनको तंग करेगा, बिकॉज अर्निंग्स स्लो डाउन। वो सिक्लिकलिटी में समझना बहुत जी, इंपॉर्टेंट काम होता है। इसको बीट करने के लिए इस लेवल पे स्टैगर्ड बाइंग के अलावा और कोई तरीका जी, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो कहें कि पैराडाइम शिफ्ट के रूप में है इस इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बैंक के एफडी में पैसा रखने से कुछ नहीं मिलता है। और ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है। जहाँ पे नहीं पहुँची थी ये बात, वहाँ भी अब पहुँचने लगी है। तो इसलिए क्या अब ये अगले लंबे समय तक एक सेक्युलर ट्रेंड नहीं रहेगा कि हाँ भई, पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम से और ख़ास करके बैंक एफडी से फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ और इक्विटी की तरफ बढ़ता ही रहेगा? नहीं। 3 पहलू पे बात करते हैं इस पे राजीव और जी। इसमें पहली एक चीज़ ये चीज, भी हम जोड़ लें कि जब आगे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नीचे ही जाने वाला है, मतलब हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेट कट कब से शुरू होगा, 3 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा या 1.5 साल बाद होगा, लेकिन बढ़ने की तो बात है ही नहीं। अब जो भी होना है वो घटना ही है, मतलब बैंक में रखे पैसे पे आपको कम ही ब्याज मिलेगा आगे। इसलिए इस पे 3 पहलू पे बात करेंगे। पहला ये कि विथ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड विथ इंडियन इकोनॉमी जो कि डेवलपिंग से डेवलप्ड के तरफ मूव कर रही है, आपका
कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होता है और कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता ही बढ़ता है। पूरा ग्लोब इसका हमारा एग्जाम्पल है। हमारा कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन 2 से 4 साढ़े 4% हो गया, यही 9 होगा, यही 10 होगा। तो पहला सवाल का जवाब क्या बढ़ेगा पार्टिसिपेशन? 200% ये बढ़ेगा, बिकॉज़ कैपिटल मार्केट का ही ग्रोथ हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ये जो बात हुई ना कि लोगों को समझ में आ गया है कि बैंक एफडी कुछ कर नहीं सकता। अभी ये सब लोगों को समझ में नहीं आया राजीव जी। मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट इक्विटी का है, वो बैंक एफडी के अगेंस्ट ही बेंचमार्क है। मैं कभी भी अपने आप को किसी इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क नहीं करता, किसी एडवाइज़र के अगेंस्ट बेंचमार्क नहीं करता। मैं अपने प्रोडक्ट को बैंक एफडी के अगेंस्ट ही बेंचमार्क करता हूँ। ये जो सोच है ना, अभी भी आप समझें कि एक तो मिलेनियल्स में ही ज़्यादा है। मतलब हमारा जो एज कैटेगरी है ना, ये 25 से लेके 35, मैक्स आप समझें 40, ये रेंज में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रोइंग इनकम है, ग्रोइंग नीड है। तो इस सेगमेंट में ये बात समझ में आ गई है कि विथ ग्रोइंग इनकम एंड विथ ग्रोइंग नीड, ग्रोइंग इनकम विल नॉट बी एबल टू बीट द ग्रोइंग नीड, एंड इसलिए आपको एक अल्टरनेट प्रोडक्ट चाहिए जो कि इन्फ्लेशन से बहुत अच्छा। ये चीज़ आपको 40-45 प्लस में देखने को अभी भी नहीं मिल रही है, बिकॉज़ वो आज भी उतने ही कंज़र्वेटिव, मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी उतने ही कंज़र्वेटिव हैं जितने पहले। दूसरी चीज़, इसमें तीसरा पहलू मैं लाना चाहूँगा। मैं उनके जितने भी लोगों से बात करता हूँ कि आपको गाइड कौन करता है? जितने लोग भी गाइड करते हैं उनको अभी भी पीएफ, पीपीएफ, मैक्सिमम आप समझें तो शायद थोड़ा कभी-कभी ईएलएसएस उसमें लेके जाते हैं। इससे ज़्यादा और कहीं जाने नहीं देते, या और जो एक सबसे मुझे बहुत नापसंद है, वो जो सबसे ज़्यादा उनको बेच देते हैं और फँस जाते हैं, वो है यूलिप। इसके बियॉन्ड अभी भी जो ये एज कैटेगरी है, वो समझ नहीं पा रही है चीज़ों को, बिकॉज़ उनका दिमाग ट्यून्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। उनका पहला शुरू का 15 साल और पढ़ाई का 5-10 साल, वो ऐसे समय में बीता है कि इस चीज़ के लिए अभी भी वो ट्यून्ड नहीं है। अभी भी वो सेफ्टी, रिस्क अवर्जन के लिए ट्यून्ड है। वो स्ट्राटा को चेंज होने में टाइम लगेगा, बिकॉज़ यही 25 से 40 का स्ट्राटा जब कल 40 से 60 का होगा, तब ये पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। अगर मैं समझा पा रहा जी, हूँ आपको तो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा बस इसमें एक ही पॉइंट था कि थ्योरेटिकली ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, लेकिन पिछले 10 साल से उस साइक्लिकलिटी का असर इस पर्टिकुलर कंपनी के काम पे, टॉप लाइन पे नहीं दिखा है, उसके बॉटम लाइन पे नहीं दिखा है। स्टैग्नेशन वाले फेजेज़ बीच में 2-3 साल रहे होंगे, सबसे शुरुआत में 2015-17 के बीच में, लेकिन उसके बाद से 7 सालों से लगातार ग्रोथ इस कंपनी ने दिया है और वो बात इसके आंकड़ों में दिखती है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो साइकिल की इसी का नहीं, आप कोई भी ब्रोकिंग कंपनी उठा के तो देखिए, साइकिल कितना 5% लंबा है? मतलब साइक्लिकलिटी का मतलब है 3-4 साल में साइकिल पलटनी भी चाहिए और फिर डाउन साइकिल भी आना चाहिए। वैसा होता हुआ हमें पिछले 10 सालों में नहीं दिखा। 10 साल में इसलिए नहीं दिखा कि हमारे पास ना एक थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेज़ आए हैं। 10 साल में नहीं दिखा, ऐसा मोदी है टोटली तो करेक्ट मुमकिन है। है। एक तो वो भी कह सकते हैं, और दूसरा ऐसा भी है कि आप समझें 2008 के बाद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई है, इस बात का ध्यान रखें। जी, इन सब कंपनीज़ का साइकिल खत्म होने के लिए कहीं न कहीं एक फाइनेंशियल साइकिल का किसी तरह का झटका ज़रूरी होता है, और उससे हम बच शायद कोविड के कारण गए हैं। उसके कारण से पिछले 4 साल हमको कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगले 4 साल नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। जी। चलिए, तो ये एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर के आपको सावधान ज़रूर रहना है, लेकिन ग्रोथ है तो उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए, देखिए और किसी भी निर्णय में, किसी भी फैसले में आपको रिस्क फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना होता है और उस रिस्क फैक्टर को सुमित जी ने बखूबी से आपके सामने रखा है।